हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग 10 क्लास का हिस्ट्री में पढ़ेंगे भूमंडलीकृत विश्व का बनना। तो पहले बच्चों आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा और उससे लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा बच्चों। चैप्टर लंबा है लेकिन अभी तक हम लोग जितना भी पढ़े इस हिस्ट्री में उन सब चैप्टरों से ज़्यादा रुचिकर है। आप लोगों को अच्छा लगेगा पढ़कर, क्योंकि इसमें बहुत सारे चीज़ों की जानकारी हम लोगों को हासिल होगी कि किस तरह से पुराने समय में, पहले के समय में लोगों यात्रा के द्वारा कैसे एक देश से दूसरे देश जाते थे, दूसरे देशों की खोज करते थे। और इस चैप्टर के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे चीन के बारे में पढ़ेंगे, यूरोप, एशिया, इसको हम लोग कवर करेंगे। वैश्विक बीमारी के बारे में पढ़ेंगे, कॉर्न लॉग क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। अफ्रीका में रीडर पेस्ट का आना, ये भी एक बीमारी है जो पशुओं की में प्लेग की तरह फैलता है। विश्व युद्ध के बारे में भी पढ़ेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में भी पढ़ेंगे बच्चों, और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि भूमंडलीकृत विश्व का बनना। भूमंडलीकृत मतलब भू मतलब धरा पृथ्वी, और मंडलीकृत मतलब पूरे विश्व की, पूरे धरती का जितना भी देश है, जिसको ग्लोबल भी कहते हैं, तो या वैश्वीकरण कहते हैं बच्चों। तो आइए हम लोग जानते हैं कि वैश्वीकरण किसे कहते हैं या वैश्वीकरण का अर्थ क्या है। वैश्वीकरण एक आर्थिक प्रणाली है जो दुनिया भर में माल यानी सामान, प्रौद्योगिकी, विचारों और लोगों के मुक्त आवाजाही से जुड़ी हुई है। आवाजाही मतलब आना जाना, व्यक्तियों, नौकरी, व्यापार, सामानों का एक देश से दूसरे देशों में जाना। जैसे कि 15वीं शताब्दी में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। इसमें व्यापार के बारे में पढ़ेंगे। रेशम मार्ग सबसे इसका प्रमुख है, उसे हम लोग जानेंगे। और यात्री, व्यापारी, पुजारी और तीर्थयात्री किस तरह से एक देश से दूसरे देश अपनी संस्कृति का आदान प्रदान करते थे, विचारों का आदान प्रदान करते थे, यहाँ तक कि अपने सभ्यता के बारे में भी दूसरे देशों में जाकर बताते थे और दूसरे देशों की सभ्यता को जानते थे। खान पान का भी आदान प्रदान होता था, एक देश से दूसरे देशों में किस तरह से खाद्य पदार्थ जाते थे। यहाँ तक कि भारत में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो दूसरे देशों से आई है। रेशम मार्ग इसका बहुत ही मुख्य है कि रेशम मार्ग, ऐसे तो रेशम मार्ग कई सारे हैं जो जमीन और समुद्र के रास्ते से एशिया के विशाल क्षेत्रों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं और एशिया को यूरोप एवं उत्तरी अफ्रीका के साथ जोड़ता है। और बच्चों इसी रास्ते से चीनी पॉटरी यानी कि चीनी मिट्टी के बर्तन चाइना से दूसरे देशों में जाता था। और रेशम मार्ग इसका इसलिए नाम पड़ा है क्योंकि रेशम, चीन का रेशम जो है वो बहुत अच्छा माना जाता था और उसका व्यापार सभी देशों में इसी मार्ग से जाता था, इसलिए इसका नाम रेशम मार्ग पड़ा। और लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ रेशम ही, यहाँ से जैसा कि बताएं कि चीन का देन है चाय पत्ती और चीनी मिट्टी के बर्तन, चाय पीने वाले बर्तन भी जो हम लोग कप यूज करते हैं ना, कप प्लेट, वो भी चाइना का ही देन है। तो किस तरह से दूसरे देशों से
हम लोग बहुत कुछ सीखते थे और हमारे लोगों से भी दूसरे देश के लोग बहुत कुछ सीखते थे। साधु संत जाते थे दूसरे देश में यात्रा करने, यात्रीगण जाते थे, पुजारी जाते थे, व्यापारी जाते थे व्यापार करने के लिए। तो आइए देखते हैं कि रेशम मार्ग आधुनिक काल से पहले के युग में दुनिया के दूर दूर स्थित भागों के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्कों का सबसे जीवंत उदाहरण सिल्क मार्गों के रूप में दिखाई देता है। सिल्क मार्ग नाम से ही पता चलता है कि ये पश्चिम को भेजे जाने वाले चीनी रेशम का कितना महत्व था उस समय। इतिहासकारों ने बहुत सारे सिल्क मार्गों के बारे में बताया है। जमीन या समुद्र से होकर गुजरने वाले ये रास्ते न केवल एशिया के विशाल क्षेत्रों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करते थे, बल्कि एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से भी जोड़ते थे। ऐसे मार्ग ईसा पूर्व के समय में ही सामने आ चुके थे और लगभग 15वीं शताब्दी तक अस्तित्व में थे। इसी रास्ते से चीनी पॉटरी जाती थी और इसी रास्ते से भारत व दक्षिण पूर्व एशिया के कपड़े व मसाले दुनिया के दूसरे भागों में पहुंचते थे। वापसी में सोने चांदी जैसी कीमती धातुएं यूरोप से एशिया पहुंचती थी। व्यापार, जैसा कि इस रूट को रेशम मार्ग जो है उसको त्रिकोणीय व्यापार नीति भी कहा जाता था। त्रिकोणीय व्यापार नीति यानी कि जब हमारा देश इंग्लैंड के अधीन था तो अंग्रेज क्या करते थे, इंग्लैंड से आते थे भारत में कलकत्ता होते हुए ये लोग चाइना जाते थे, चीन जाते थे और चीन से चीनी मिट्टी के बर्तन, चाय पत्ती ये सब लेकर ये लोग फिर भारत मार्ग से होते हुए अपने देश इंग्लैंड जाते थे। तो ये लोग क्या करते थे, उधर से तो जो सोने चांदी के सिक्के होते थे ये लोग जाके चाइना में उससे व्यापार करते थे और वहाँ की सामग्री को लेकर ये आते थे। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से अंग्रेज़ों ने भारत को, जब भारत उसका अधीन था, गुलाम था, तो क्या किया कि वहाँ किस तरह से अफीम की खेती ज़बरदस्ती कराई अपने देश के सोने चांदी के सिक्कों को बचाने के लिए। तो इस चैप्टर में हम लोग आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। आइए अब देखते हैं। व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलती थी। शुरुआती काल के ईसाई मिशनरी निश्चय ही इसी मार्ग से एशिया में आते होंगे। कुछ सदी बाद मुस्लिम धर्मोपदेशक भी इसी रास्ते से दुनिया में फैले। इससे भी बहुत पहले पूर्वी भारत में उपजा बौद्ध धर्म सिल्क मार्ग की विविध शाखाओं से ही कई दिशाओं में फैल चुकी है। भारत से ही चाइना, चीन में भी बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ, बर्मा में हुआ, श्रीलंका में हुआ बौद्ध धर्म का प्रचार। भोजन की यात्रा, स्पैघेटी और आलू। चाइना भोजन के क्षेत्र में भी हमें बहुत कुछ दिया, नूडल्स ये सब जो है, जितना एक तरह से कहें तो बेकार चीज़ें हैं ना, जो कि हमें हानि ही पहुंचाती है, लेकिन इसका क्रेज बहुत है। हमारे खाद्य पदार्थ दूर देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान के कई उदाहरण पेश करते हैं। जब भी व्यापारी और मुसाफिर किसी नए देश में जाते थे, जाने अनजाने वहाँ नई फसलों के बीज बो आते थे, जो खाया उसे फेंक दिया या वहाँ बो दिया। संभव है कि दुनिया के विभिन्न भागों में मिलने वाले झटपट तैयार होने वाले खाद्य पदार्थों के भी साझा स्रोत रहे हैं। आइए स्पैघेटी और नूडल्स का ही उदाहरण लें। माना जाता है कि नूडल्स चीन से पश्चिम में पहुँचे और वहाँ उन्हीं से स्पैघेटी का जन्म हुआ। यह संभव है कि पास्ता भी बहुत चाव से खाते हैं बच्चे, अरब यात्रियों के साथ 5वीं सदी में सिसिली पहुंचा, जो अब इटली का ही एक टापू है। इसी तरह के आहार भारत और जापान में भी पाए जाते हैं, इसलिए हो सकता है कि हम कभी यह ना जान सके कि उसका जन्म कैसे हुआ होगा। फिर भी
इन अनुमानों के आधार पर इतना जरूर कहा जा सकता है कि आधुनिक काल से पहले भी दूर देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान चल रहा था। यानी पुराने समय से भी एक देश दूसरे देशों से जुड़े हुए थे और किस तरह से खान पान का, आचार व्यवहार का और सभ्यता संस्कृति का आदान प्रदान हो रहा था। आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद और ऐसे ही बहुत सारे दूसरे खाद्य पदार्थ लगभग 500 साल पहले हमारे पूर्वजों के पास नहीं थे। एक खाद्य पदार्थ यूरोप और एशिया में तब पहुँचे जब क्रिस्टोफर कोलंबस गलती से उन अज्ञात महाद्वीपों में पहुंच गया था जिन्हें बाद में अमेरिका के नाम से जाना जाने लगा। दरअसल हमारे बहुत सारे खाद्य पदार्थ अमेरिका के मूल निवासियों यानी अमेरिकन इंडियनों से हमारे पास आए हैं। कई बार नई फसलों के आने से जीवन में जमीन आसमान का फर्क आ जाता था। साधारण से आलू का इस्तेमाल शुरू करने पर यूरोप के गरीबों की जिंदगी आमूल रूप में बदल गई थी। उनका भोजन बेहतर हो गया और उनकी औसत उम्र बढ़ने लगी। आयरलैंड के गरीब काश्तकार तो आलू पर इस हद तक निर्भर हो चुके थे कि जब 1840 के दशक के मध्य में किसी बीमारी के कारण आलू की फसल खराब हो गई तो लाखों लोग भूखमरी के कारण मौत के मुंह में चले गए। विजय, बीमारी और व्यापार और बच्चों सिर्फ व्यापार ही नहीं होता था। एक देश दूसरे देश पर चढ़ाई करके विजय भी हासिल करते थे और बीमारी भी आते थे दूसरे देशों में, जिसका भी ताज़ा उदाहरण है कोरोना। कोरोना चाइना का देन है जो पूरे विश्व को दिया है। उसी तरह से प्रथम विश्व युद्ध के समय भी बहुत सारे सैनिक हमारे देश से भी युद्ध लड़ने गए थे तो उन लोगों के साथ बीमारी आई थी, प्लेग और चेचक की बीमारी, चिकन पॉक्स जिसको कहते हैं। तो बहुत सारे कीटाणु और बीमारी भी एक देशों से दूसरे देशों में लोगों के द्वारा पहुंच जाते थे। तो आइए देखें इधर 16वीं सदी में जब यूरोपीय जहाजियों ने एशिया तक का समुद्री रास्ता ढूंढ लिया और वे पश्चिमी सागर को पार करते हुए अमेरिका तक जा पहुंचे तो पूर्व आधुनिक विश्व बहुत छोटा सा दिखाई देने लगा। इससे पहले कई सदियों से हिंद महासागर के पानी में फलता फूलता व्यापार, तरह तरह के सामान, लोग, ज्ञान और परंपराएं एक जगह से दूसरी जगह जा रही थी। भारतीय उपमहाद्वीप इन प्रवाहों के रास्ते में एक अहम बिंदु था। पूरे नेटवर्क में इस इलाके की भारी महत्व था। यूरोपियों के दाखिले से यह आवाजाही और बढ़ने लगी और इन प्रवाहों की दिशा यूरोप की तरफ भी मुड़ने लगी। अपनी खोज से पहले लाखों साल से अमेरिका का दुनिया से कोई संपर्क नहीं था, लेकिन 16वीं सदी से उसकी विशाल भूमि और बेहिसाब फसलें व खनिज पदार्थ हर दिशा में जीवन का रूप रंग बदलने लगे। आज के पेरू और मैक्सिको में मौजूद खानों से निकलने वाली कीमती धातुओं, खास तौर से चांदी ने भी यूरोप की संपदा को बढ़ाया और पश्चिम एशिया के साथ होने वाले उसके व्यापार को गति प्रदान की। 17वीं सदी के आते आते पूरे यूरोप में दक्षिणी अमेरिका की धन संपदा के बारे में तरह तरह के किस्से बनने लगे थे। इन्हीं किंवदंतियों की बदौलत वहाँ के लोग एल डोरांडो को सोने का शहर मानने लगे और उसकी खोज में बहुत सारे खोजी अभियान भी शुरू हो गया। 16वीं सदी के मध्य तक आते आते पुर्तगाली और स्पेनिश सेनाओं की विजय का सिलसिला शुरू हो चुका था। उन्होंने अमेरिका को उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया था। यूरोपीय सेनाएं
केवल अपनी सैनिक ताकत के दल पर ही नहीं, सॉरी बच्चों, सैनिक हथियार तो बहुत सारे, मतलब जो दिखाई नहीं देते थे, अदृश्य जिसको कहेंगे, सैनिक हथियार तो उसको नहीं कहा जा सकता था, जैविक हथियार जिसको कहते हैं, यह हथियार तो चेचक जैसे कीटाणु थे जो स्पेनिश सैनिकों और अफसरों के साथ वहां जा पहुंचे थे। लाखों वर्षों से दुनिया से अलग थलग रहने के कारण अमेरिका के लोगों के शरीर में यूरोप से आने वाली इन बीमारियों से बचने की रोग प्रतिरोधी क्षमता नहीं थी। अंडरलाइन कीजिएगा बच्चों, है ना। जब किसी के शरीर में रोग प्रतिरोधी क्षमता कमजोर हो जाती है या कम होती है, तभी कोई बीमारी अटैक करता है। फलस्वरूप इस नए स्थान पर चेचक बहुत मारक सिद्ध हुआ। चेचक भी बहुत शुरू में जब आया था तो बहुत ही जानलेवा था। जैसे अभी कोरोना है का डर है, वैसे ही चेचक का भी डर था। एक घर में अगर किसी एक को हो जाता था तो पूरा घर, पूरा गांव, पूरा बस्ती में ये बीमारी फैल जाता था और बहुतों को तो मौत भी हो जाती थी और बहुत से लोगों का शरीर में भी विकृति आ जाती थी, क्योंकि ये हड्डी तक में भी पहुंच जाता था। किसी के आँख में हो जाते थे तो अंधा भी हो जाता था। तो ये बीमारी भी शुरू में जानलेवा था। जहाँ यूरोपीय लोग नहीं पहुँचे थे, वहाँ के लोग भी इसकी चपेट में आने लगे। इसने पूरे के पूरे समुदायों को ख़त्म कर डाला। इस तरह घुसपैठिए की जीत का रास्ता और भी आसान हो गया, क्योंकि यह अदृश्य हथियार था। सैनिक का हथियार को तो छीन के लोग दूसरे सैनिक उस पर भी वार कर सकते थे, लेकिन ये तो ऐसा दृश्य हथियार था जिससे बचना मुश्किल था। बंदूकों को तो खरीद कर या छीन कर हमलावरों के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जा सकता था, पर चेचक जैसी बीमारियों के मामले में तो ऐसा नहीं किया जा सकता था, क्योंकि हमलावरों के पास उससे बचाव का तरीका भी था और उनके शरीर में रोग प्रतिरोधी क्षमता भी विकसित हो चुकी थी। 19वीं सदी तक यूरोप में गरीबी और भूख का ही साम्राज्य था। शहरों में बेहिसाब भीड़ थी और बीमारियों का बोलबाला था। धार्मिक टकराव आम थे। धार्मिक असंतुष्टों को कड़ा दंड दिया जाता था। इस वजह से हजारों लोग यूरोप से भागकर अमेरिका आने लगे। 18वीं सदी तक अमेरिका में अफ्रीका से पकड़कर लाए गए गुलामों को काम में झोंक कर यूरोपीय बाजारों के लिए कपास और चीनी का उत्पादन किया जाने लगा था। 18वीं सदी का काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी चीन और भारत को दुनिया के सबसे धनी देशों में गिना जाता था। एशियाई व्यापार में भी उन्हीं का दबदबा था, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि 15वीं सदी से चीन ने दूसरे देशों के साथ अपने संबंध कम करना शुरू कर दिए और वह दुनिया से अलग थलग पड़ने लगा। चीन की घटती भूमिका और अमेरिका के बढ़ते महत्व के चलते विश्व व्यापार का केंद्र पश्चिम की ओर खिसकने लगा। अब यूरोप ही विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र बन गया। 19वीं शताब्दी जो 1815 से 1914 यानी प्रथम विश्व युद्ध तक, 19वीं सदी में दुनिया तेजी से बदलने लगी। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी कारकों ने पूरे के पूरे समाजों की कायापलट कर दी और विदेश संबंधों को नए ढर्रे में ढाल दिया। अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में 3 तरह की गतियों या प्रवाहों का उल्लेख किया है। इनमें पहला प्रवाह है व्यापार का होता है, जो 19वीं सदी में मुख्य रूप से वस्तुओं जैसे कि कपड़ा या गेहूं के व्यापार तक ही सीमित था। दूसरा श्रम का प्रवाह होता है, यानी मेहनत, मजदूरी। इसमें लोग काम या रोजगार की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तीसरा प्रवाह पूंजी का होता है,
जिसे अल्प या दीर्घ अवधि के लिए दूर दराज के इलाकों में पूंजी लगाया जाता है। निवेश करना मतलब लगाना। ये तीनों तरह के प्रवाह एक दूसरे से जुड़े थे और लोगों के जीवन को प्रभावित करते थे। कभी कभी इन कारकों के बीच मौजूद संबंध टूट भी जाते थे। उदाहरण के लिए वस्तुओं या पूंजी की आवाजाही के मुकाबले श्रमिकों की आवाजाही पर प्रायः ज़्यादा शर्तें और बंदिशें लगाई जाती थी। फिर भी यदि हम इन तीनों प्रवाहों का एक साथ अध्ययन करें तो 19वीं सदी की विश्व अर्थव्यवस्था को ज़्यादा अच्छी तरह समझ सकते हैं। विश्व अर्थव्यवस्था का उदय। इस विषय को समझने के लिए सबसे पहले औद्योगिक यूरोप में खाद्य उत्पादन और उपभोग के बदलते रुझानों पर विचार करें तो बेहतर होगा। सामान्य रूप से सभी देश भोजन के मामले में आत्मनिर्भर होने का प्रयास करते रहे, लेकिन 19वीं सदी के ब्रिटेन की बात अलग थी। अगर उस समय ब्रिटेन खाद्य आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चलता तो वहाँ के लोगों का जीवन स्तर गिर जाता और सामाजिक तनाव फैलता। आइए देखें कि इस आशंका के पीछे क्या कारण थे। 18वीं सदी के आखिरी दशकों में ब्रिटेन की आबादी तेजी से बढ़ने लगी थी। नतीजा, देश में भोजन की मांग भी बढ़ी। जैसे जैसे शहर फैले और उद्योग बढ़ने लगे, कृषि उत्पादों की मांग भी बढ़ने लगी। कृषि उत्पाद महंगे होने लगे। दूसरी तरफ बड़े भूस्वामियों के दबाव में सरकार ने मक्का यानी मकई, जिसको हम लोग भुट्टा कहते हैं, के आयात पर भी पाबंदी लगा दी थी। जिन कानूनों के सहारे सरकार ने यह पाबंदी लागू की थी उन्हें कहा जाता है कॉर्न लॉ। अंडरलाइन कीजिएगा बच्चों, क्वेश्चन आता है कॉर्न लॉ किसे कहते हैं। तो जिन अनाजों पर पाबंदी लगाई गई थी, व्यापार की पाबंदी यानी आयात पर पाबंदी लगा दी गई थी, उसे कहा जाता था कॉर्न लॉ, यानी मकई भुट्टे की आयात पर पाबंदी लगाई गई। खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमतों से परेशान उद्योगपतियों और शहरी बंदिशों ने सरकार को मजबूर कर दिया कि वह कॉर्न लॉ को फौरन समाप्त कर दे। कॉर्न लॉ के निरस्त हो जाने के बाद बहुत कम कीमत पर खाद्य पदार्थों का आयात किया जाने लगा। आयात मतलब दूसरे देशों से सामान को मंगाना, निर्यात मतलब एक देश से दूसरे देश को भेजा जाना। आयातित खाद्य पदार्थों की लागत ब्रिटेन में पैदा होने वाले खाद्य पदार्थों से भी कम थी। फलस्वरूप ब्रिटिश किसानों की हालत बिगड़ने लगी क्योंकि वे आयातित माल की कीमत का मुकाबला नहीं कर सकते थे। विशाल भूभागों पर खेती बंद हो गई। हजारों लोग बेरोजगार हो गए। गांव से उजड़कर वे या तो शहरों में या दूसरे देशों में जाने लगे, क्योंकि दूसरे देशों से जो आयातित मकई आ रहा था उसका कीमत कम था। वहाँ का जो लोकल खेती में मकई जो हो रही थी उससे कम में उन्हें मिल जा रहा था। इससे किसानों का जीवन बहुत प्रभावित हो रहा था। लोग गांव को छोड़ के शहरों की तरफ आने लगे। जब खाद्य पदार्थों की कीमतों में गिरावट आई तो ब्रिटेन में उपभोग का स्तर बढ़ गया। 19वीं सदी के मध्य से ब्रिटेन की औद्योगिक प्रगति काफ़ी तेज रही, जिससे लोगों की आय में वृद्धि हुई। इससे लोगों की ज़रूरतें बढ़ी। खाद्य पदार्थों का और भी ज़्यादा मात्रा में आयात होने लगा। पूर्वी यूरोप, रूस, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, दुनिया के हर हिस्से में ब्रिटेन का पेट भरने के लिए ज़मीनों को साफ करके खेती करना शुरू कर दिया। खेती के लिए ज़मीन को साफ कर देना ही काफ़ी नहीं था। खेतीहर इलाकों को बंदरगाहों से जोड़ने के लिए रेलवे की ज़रूरत भी थी। अनाज तो उपज जाएगा, लेकिन सिर्फ उतना ही काफ़ी नहीं था, क्योंकि उन अनाजों को मंडी तक, बाज़ार तक पहुंचाना भी था। तो इसके लिए बंदरगाहों और रेलवे को जोड़ना बहुत ज़रूरी था। ज़्यादा तादाद में माल ढुलाई के लिए नई गोदियां बनाना और पुरानी गोदियों को फैलाना ज़रूरी था। गोदियां यानी कि बंदरगाह।
जहाँ जहाज आकर रुकते थे। नई जमीनों पर खेती करने के लिए यह आवश्यक था कि दूसरे इलाकों के लोग वहां आकर बसे, यानी नए घर बनाना और नई बस्तियां बसाना भी जरूरी था। इन सारे कामों के लिए पूंजी और श्रम की जरूरत थी। इसके लिए लंदन जैसे वित्तीय केंद्रों से पूंजी आने लगी। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे जिन स्थानों पर मजदूरों की कमी थी, वहां लोगों को ले जाकर बसाया जाने लगा, यानी श्रम का प्रवाह होने लगा। 19वीं सदी में यूरोप के लगभग 5 करोड़ लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाकर बस गए। माना जाता है कि पूरी दुनिया में लगभग 15 करोड़ लोग बेहतर भविष्य की चाह में अपने घर बार छोड़कर दूर दूर के देशों में जाकर काम करने लगे थे। 1890 तक एक वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था सामने आ चुकी थी। इस घटनाक्रम के साथ ही श्रम विस्थापन रुझाने, पूंजी प्रवाह, पारिस्थितिकी और तकनीक में गहरे बदलाव आ चुके थे। अब भोजन किसी आसपास के गांव या कस्बे से नहीं बल्कि हजारों मील दूर से आने लगा था। अब अपने खेतों पर खुद काम करने वाले किसान ही खाद्य पदार्थ पैदा नहीं कर रहे थे। अब यह काम ऐसे औद्योगिक मजदूर करने लगे थे जो संभवतः हाल ही में वहां आए थे और ऐसे खेतों में काम कर रहे थे जहां महज एक पीढ़ी पहले संभवतः ठेठ जंगल रहे होंगे। खाद्य पदार्थों को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए रेलवे का इस्तेमाल किया जाता था। रेल का नेटवर्क इसी काम के लिए बिछाया गया था। पानी के जहाज़ों से इसे दूसरे देशों में पहुंचाया जाता था। इन जहाज़ों पर दक्षिण यूरोप, एशिया, अफ्रीका और कैरिबियाई द्वीप समूह के मजदूरों से बहुत कम वेतन पर काम करवाया जाता था। एक तरह से उन्हें गुलाम बनाकर जहाज़ों के द्वारा लाया जाता था खेतों में काम करवाने के लिए। बहुत छोटे पैमाने पर ही सही, लेकिन इसी तरह के नाटकीय बदलाव हम अपने यहाँ पंजाब में भी देख सकते हैं कि किस तरह से हरित क्रांति के कारण वहाँ गेहूं का उत्पादन इतना अधिक बढ़ गया है। यहाँ ब्रिटिश भारतीय सरकार ने अर्ध रेगिस्तानी पड़ती जमीनों को उपजाऊ बनाने के लिए नहरों का जाल बिछा दिया ताकि निर्यात के लिए गेहूं और कपास की खेती की जा सके। नई नहरों की सिंचाई वाले इलाकों में पंजाब के अन्य स्थानों के लोगों को लाकर बसाया गया। उनकी बस्तियों को केनाल यानी कॉलोनी नहर बस्ती कहा जाने लगा। भोजन तो सिर्फ एक उदाहरण मात्र है। कुछ ऐसी ही कहानी कपास की भी रही, जिसकी दुनिया भर में बड़े पैमाने पर खेती की जाने लगी ताकि ब्रिटिश कपड़ा मिलों की मांग को पूरा किया जा सके। रबर की कहानी भी इससे अलग नहीं है। विभिन्न चीज़ों के उत्पादन में विभिन्न इलाकों ने इतनी महारत हासिल कर ली थी। 1820 से 1914 के बीच विश्व व्यापार में 25 से 40 गुना वृद्धि हो चुकी थी। इस व्यापार में लगभग 60% हिस्सा प्राथमिक उत्पादों यानी गेहूं और कपास जैसे कृषि उत्पादों तथा कोयले जैसे खनिज पदार्थों का था। तो हम लोग देखें बच्चों की किस तरह से, क्योंकि इंग्लैंड का ही ज़्यादातर देशों पर इंग्लैंड का उस समय कब्जा था, तो वो अपने हिसाब से वहाँ के किसानों से खेती करवाते थे। जब उनको जिन चीज़ों की ज़रूरत होती थी, जैसे रबर की, गेहूं की, कपास की, नील की, अफीम की, जिसको हम लोग इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। अब है तकनीक की भूमिका। इसमें तकनीक की क्या भूमिका थी? घटनाक्रम में तकनीक की क्या भूमिका रही? रेलवे, भाप के जहाज, उस समय भाप से चलने वाले जहाज थे। ये सब तकनीकी बदलाव बहुत महत्वपूर्ण रहे।
उनके बिना 20वीं सदी में आए परिवर्तनों की कल्पना नहीं की जा सकती थी। तकनीकी गति अक्सर चौतरफा सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कारकों का उदाहरण है। उदाहरण के लिए औपनिवेशीकरण के कारण, औपनिवेशी मतलब जब कोई देश किसी देश के अधीन होता है, गुलाम होता है। औपनिवेशीकरण के कारण यातायात व परिवहन साधनों में भारी सुधार किए गए। तेज चलने वाली रेलगाड़ियां बनाई गई ताकि व्यापार में जहाज़ों पर से भार कम हो। तेज चलने वाली रेलगाड़ियां बनाई गई। जलपोतों का आकार बढ़ा दिया गया जिससे कि किसी भी किसान को मदद किया जा सके। खेतों से दूर दूर के बाज़ारों में कम लागत पर और ज़्यादा आसानी से सामान को पहुंचाया जा सके। अब देखिए, इसमें हम लोग देखेंगे कि मांस को भी किस तरह से, मांस का भी व्यापार किया जाता था। मांस उत्पादों के व्यापार से इस प्रक्रिया का अच्छा अंदाज़ा मिलता है। 1870 के दशक तक अमेरिका, यूरोप से मांस का निर्यात नहीं किया जाता था। उस समय केवल जिंदा जानवर ही भेजे जाते थे जिन्हें यूरोप ले जाकर ही काटा जाता था। लेकिन जिंदा जानवर बहुत जगह घेर लेता था और रास्ते में उनका तबीयत भी बिगड़ जाता था जानवरों का, और लंबे सफ़र के कारण बहुत सारे जानवर मर भी जाते थे और बीमार भी हो जाते थे। बहुतों का वजन गिर जाता था और वो खाने लायक नहीं रह जाते थे। तो दूसरी तरफ, और इसी वजह से क्या होता था, मांस खाना एक बहुत ही महंगा सौदा हो गया था और यूरोप के गरीबों की ये पहुंच से भी बाहर हो गया था। इतने महंगे होते थे कि गरीब लोग इसे खरीद कर नहीं खा सकते थे। दूसरी तरफ ऊंची कीमतों के कारण मांस उत्पादों की मांग और उत्पादन भी कम रहता था। नई तकनीक के आने पर यह स्थिति बदल गई। पानी के जहाज़ों में रेफ्रिजरेशन यानी कि फ्रीजर की तकनीक स्थापित कर दी गई, जिससे जल्दी खराब होने वाली चीज़ों को भी लंबी यात्राओं पर ले जाया जा सके। इसके बाद तो जानवरों को यात्रा से पहले ही मारा जाने लगा ताकि उसका व्यापार करने में सुविधा हो। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड सब जगहों से जानवरों की बजाय अब उसका मांस का व्यापार शुरू हो गया और इसी के साथ बीमारी भी फैलना शुरू हो गया। जीवन स्थिति तो सुधरी, देश में शांति स्थापित होने लगी और दूसरे देशों में साम्राज्यवादी मंसूबों को समर्थन भी मिलने लगा। अब जरा हम लोग पढ़ें कि 19वीं सदी के आखिर में उपनिवेशवाद। तो उपनिवेशवाद का मतलब तो आप लोग समझ गए बच्चे। उपनिवेशवाद किसे कहते हैं? जब कोई देश किसी देश के अधीन होता है। 19वीं शताब्दी के आखिरी दशकों में व्यापार बढ़ा और बाजार तेजी से फैलने लगे। यह केवल फैलते व्यापार और संपन्नता का ही दौर नहीं था। हमें इस प्रक्रिया के स्याह पक्ष को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि व्यापार में इजाफे और विश्व अर्थव्यवस्था के साथ निकटता का एक परिणाम यह हुआ कि दुनिया के बहुत सारे भागों में स्वतंत्रता और आजीविका के साधन छिनने लग गए। 19वीं सदी के आखिरी दशकों में यूरोपियों की विजयों से बहुत सारे कष्टदायक आर्थिक, सामाजिक और पारिस्थितिकीय परिवर्तन आए और औपनिवेशिक समाजों को विश्व अर्थव्यवस्था में समाहित कर लिया गया। अब जरा अफ्रीका के मानचित्र को देखिए। हाँ, मानचित्र को बच्चों आप लोग अपना किताब खोलिएगा और वहाँ पे ध्यानपूर्वक इसको देखिएगा। आप पाएंगे कि वहाँ के कुछ देशों की सीमाएं तो बिल्कुल ही सीधी लकीर की तरह है, मानो उन्हें फुट्टा यानी कि खुट्टा गाड़कर, लकड़ी का जो खुट्टा होता है, लकड़ी का भाग
लकड़ी को टुकड़ों में काटा जो जाता है उसको रखकर दिया गया हो। दुर्भाग्यवश यही हुआ भी था। अफ्रीका पर कब्जे की कोशिश में लगी प्रतिद्वंदी यूरोपीय ताकतों ने अपने अपने इलाके बांटने के लिए प्रायः इसी तरीके का सहारा लिया करते थे। 1885 में यूरोप के ताकतवर देशों की बर्लिन में एक बैठक हुई जिसमें अफ्रीका के नक्शे पर इसी तरह लकीरें खींचकर ऊपर उसको आपस में बांट लिए गए। 19वीं सदी के आखिर में ब्रिटेन और फ्रांस ने अपने शासन वाले विदेशी क्षेत्रफल में भारी वृद्धि की। बेल्जियम और जर्मनी नई औपनिवेशिक ताकतों के रूप में सामने आए। पहले स्पेन के कब्जे में रह चुके कुछ उपनिवेशों पर कब्जा करके 1890 के दशक के आखिरी वर्षों में संयुक्त राज्य अमेरिका भी औपनिवेशिक ताकत बन गया था। आइए देखें कि उपनिवेशवाद से औपनिवेशिक समाजों की अर्थव्यवस्था और रोजी रोटी के साधनों पर क्या असर पड़ा। तो बच्चों अब इसको हम लोग अगला वीडियो में समझेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोग फिर उबने लगिएगा। तो इसलिए मैं इसको रेडर पिस्ट या मवेशी प्लेग, इसको अब हम लोग यहाँ से अगला वीडियो में देखेंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। रीडर पेस्ट या मवेशी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद बच्चों।